तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, क्योंकि कोरोना के जो हाल हैं वो आप सबको पता है। आज की कहानी, बहुत सारे मेल आए और वो डिटेल में जानना चाहते थे। पिछले 3 दिनों से एक वीडियो वायरल है और लाखों करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा। मेरी भी नज़र मंगलवार को इस वीडियो पे पड़ी थी। वीडियो एक शादी की है और उस शादी के दौरान एक डीएम साहब उस शादी के हॉल में पहुंचते हैं और फिर जो कुछ होता है तो वो सिलसिलेवार वो सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन मैं इसके पहले की और इसके आगे की ये सारी कहानी आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले, डीएम नाम आपने सुना होगा, बचपन से हम सभी जानते हैं। असल में जो हमारे देश का पूरा एक प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, उसमें बचपन से एक मुहावरा सुनते आ रहे थे कि डीएम, सीएम और पीएम ये वो 3 लोग हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। एक डीएम, एक सीएम और एक पीएम। अब ऐसा क्यों है? और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन डीएम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों, या फिर सीएम क्यों, या फिर पीएम क्यों? तो इसका बड़ा सिंपल सा एक रीज़न है। एक डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब हालांकि यहाँ मजिस्ट्रेट सब जो है वो थोड़ा सा आपको लगता है कि लीगल जुडिशियल है, ऐसा नहीं होता। कई जगह पे कलेक्टर भी कहते हैं, कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर और डीएम एक ही चीज़ होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम का मतलब ये होता है कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा ज़िला, उसका वो मालिक है। सिंपल लाइन में आप ये समझिए कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो माई बाप है। उस डिस्ट्रिक्ट की हर चीज़ जो भी वहाँ पे पारित होगा, पास होगा, उसका ऑर्डर डीएम के थ्रू आएगा। अब ये भी कह सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी भी होता है, कप्तान भी होते हैं, वो पुलिस के चीफ हैं, बिल्कुल, लेकिन वो डीएम के अंडर में है। उसकी वजह यह है कि एक एसएसपी या एक कप्तान, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस। 2 ही चीज़ है वो जहाँ पे वो काम कर सकता है, पुलिसिंग और लॉ एंड ट्रैफिक को देखना। लेकिन डीएम के अंदर में पुलिस भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, ज़मीन भी है, एक्साइज भी है। इवन अगर शहर में या उस ज़िले में कहीं कर्फ्यू लगाना है तो बिना डीएम के परमिशन के नहीं होगा। 144 लगाना है धारा, बिना डीएम के परमिशन के नहीं होगा, ये पुलिस का कप्तान नहीं कर सकता। अगर कहीं मॉब है, भीड़ है और वहाँ पे एक्शन लेना है तो लाठीचार्ज या फायरिंग करनी है, गोली चलानी है पुलिस को, तो ये पुलिस का कप्तान खुद से फैसला नहीं लेता, इसकी भी परमिशन आपको डीएम से लेनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर डीएम जो है एक ज़िला का मालिक है और उस ज़िले में जो भी होगा उस डीएम के हुक्म पर होगा। इसीलिए डीएम बहुत पावरफुल होता है। सेम जैसे ज़िले का मालिक है डीएम, तो जो सीएम होता है, क्योंकि डीएम, सीएम, पीएम 3 ही बात होती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। अगर एक डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक है तो एक चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट का मालिक है। तो जो पावर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम को है, वही पावर एक सीएम के पास पूरे स्टेट के लिए है, तो इसलिए वो पावरफुल हो गया। सेम यही चीज़ आप पीएम में आ जाइए कि जो प्राइम मिनिस्टर है, एक डीएम को जो डिस्ट्रिक्ट में पावर है, एक सीएम को जो पूरे स्टेट में पावर है, वो पूरे देश में जो पावर है वो पीएम के पास है, और इसीलिए पीएम सबसे पावरफुल हो गए। तो अपने यहाँ जो पूरा तंत्र चलता है, इसीलिए कहते हैं कि डीएम, सीएम और पीएम यही 3 लोग पावरफुल हैं। इस कहानी को समझाने के लिए आपको समझाना जरूरी था। अब डीएम बनता कौन है? और डीएम के लिए यूपीएससी एग्जाम में बैठना पड़ता है, आईएएस बनना पड़ता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो अब यूपीएससी के एग्जाम में अलग अलग रैंकिंग होती है। जो टॉप पे होते हैं, जो आईएएस बनते हैं, जो उनके नीचे होते हैं। उससे पहले हालांकि एक आईएफएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, देन आईएएस, देन आईपीएस। तो जो आईएएस होता है एक्चुअली में वही डीएम बन सकता है, एक आईपीएस डीएम नहीं बन सकता। अब एक आईएएस हायरार्की जो है मेन कहाँ तक जा सकता है? जैसे एक डीएम है, बहुत पावरफुल है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो वो डीएम रहेगा नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो तरक्की भी करेगा, प्रमोशन भी होगा। तो एक आईएएस अफसर जो कि डीएम बनता है, उस आईएएस अफसर की जो मैक्सिमम प्रमोशन है और जो सबसे मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, वो है चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी अपनी एक कैबिनेट है, कैबिनेट में अलग अलग मंत्री हैं। तो जब कैबिनेट की पूरी मीटिंग होती है, उस कैबिनेट का एक चीफ सेक्रेटरी होता है, वो एक आईएएस अफसर होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। उसी तरीके से होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी भी आईएएस अफसर होता है। तो एक आईएएस अफसर की जो मैक्सिमम
पहुंच है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट का एक ही आईएएस अफसर हो सकता है, उसी तरह होम सेक्रेटरी भी एक ही आईएएस अफसर हो सकता है, और आईएएस वैसे बहुत सारे हैं, तो वहाँ तक जो पहुँचता है वो बहुत कम लोग होते हैं। सेम अगर आप आईपीएस में हैं, पुलिस में, तो एक पुलिस वाला कहाँ तक जा सकता है? तो एक पुलिस वाला मैक्सिमम जो उसकी पोस्ट है वो डीजीपी बन सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी स्टेट में इससे बड़ा कोई पोस्ट है नहीं। इसी के अलावा आप अगर सीबीआई की बात करें, आईबी की बात करें, रॉ की बात करें या एनआईए की बात करें, ये सब भी कोई ना कोई एक आईएएस अफसर होता है, आईपीएस अफसर होता है जो पुलिस सेवा से आता है। तो आप सीबीआई के भी डायरेक्टर एक आईपीएस ही बनेगा, एनआईए का भी एक आईपीएस ही बनेगा, रॉ, आईबी, इनके भी लगभग यही आईपीएस बनेंगे, आईएएस नहीं बन सकता। तो ये दोनों में हायरार्की और दोनों का फर्क है। अब आइए शैलेश कुमार यादव, जो डीएम आजकल चर्चा में है 3 दिनों तक, ये हुआ क्या? 22 अप्रैल से त्रिपुरा में त्रिपुरा की सरकार ने एक आदेश जारी किया, बढ़ते कोरोना को देखते हुए 22 अप्रैल की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का, कि ये कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे इलाकों में अलग अलग जगहों पे हुआ। तो 22 अप्रैल से त्रिपुरा में भी ये कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया कि 10 से लेकर सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान में कोई नहीं आएगा। हालांकि बाकी शहरों और बाकी राज्यों की तरह इस कर्फ्यू में ढील भी दी गई कि अगर इस दौरान में किसी की पहले से शादी फिक्स है तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि अगर बंद जगह है तो 50 लोग होंगे, बहुत बड़ी जगह और खुली जगह है तो मैक्सिमम 100 से 200 लोग भी हो सकते हैं। गाड़ियों के लिए ज़रूरी पास चाहिए होगा। तो इन सारे गाइडलाइंस के बीच में इन कर्फ्यू के दौरान में भी शादी की इजाज़त देने का फैसला किया त्रिपुरा की सरकार ने। अब उसके लिए ये था कि आपको डीएम के पास जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि कब शादी है, आपको शादी का कार्ड देना पड़ेगा, गेस्ट लिस्ट बतानी पड़ेगी, कितने लोग गाड़ियों में आएंगे जाएंगे, जो उस गाड़ी का नंबर देना पड़ेगा, फिर उस गाड़ी के पास मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें पश्चिमी जो त्रिपुरा ज़िला है उसके डीएम शैलेश कुमार यादव, इन तक भी ये बात पहुंची और कि एक शादी है और वो शादी थी मंडे को और उस शादी के लिए ज़रूरी परमिशन चाहिए थी। अब इसी के बाद डीएम साहब ने जो एप्लीकेशन दी गई उस पर अपनी हामी भर दी, बाकायदा साइन करके उस पेपर को उन्होंने कह दिया कि ठीक है। अब उस एप्लीकेशन में बाकायदा शादी की तारीख लिखी थी, सोमवार का दिन था, गेस्ट थे कि इतने होंगे, 4 गाड़ियां होंगी जिसमें मेहमान आएंगे, लगन का जो टाइम है दूल्हा और दुल्हन के वो रात 11:30 बजे होगा और उस लगन के हिसाब से वो भी उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें दी गई और डीएम ऑफिस के यहाँ से ये सारी चीज़ें पास हो गई और डीएम ने मंजूरी दे दी। अब जो ये शादी थी ये असल में त्रिपुरा में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बेटी की शादी थी और वो जाने माने डॉक्टर हैं। लड़की त्रिपुरा की थी, लड़का जो था वो बेंगलोर का था। तो लड़का अपने साथ इस कोरोना के हालात को देखते हुए बहुत कम मेहमानों रिश्तेदारों के साथ त्रिपुरा पहुंचता है। मंडे को इनकी शादी हो रही थी। ये फैमिली भी रिपोर्टेड थी पूरी, और जो लड़की के भाई और ये सारे, इनका भाई भी एक डॉक्टर। तो इसके बाद ये लोग एक हॉल बुक करते हैं, उस हॉल में जाते हैं, शादी हो रही होती है। अब उसके बाद अचानक रात करीब 10 से 10:30 के दरमियान, 10 बजे के बाद का ही वक्त था, डीएम शैलेश कुमार यादव उस शादी हॉल में पहुंच जाते हैं। उनके साथ दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस वाले थे। वो अपनी गाड़ी में आए और उनको कहीं से खबर मिली कि ये शादी हो रही है, और चूंकि वो इससे पहले भी राउंड मार रहे थे, एक और शादी में भी उन्होंने ऐसे ही छापा मारा, लेकिन वहाँ से किसी को अरेस्ट नहीं किया था, समझा बुझा कर निकल गए थे। लेकिन ये जब मंडे को पहुँचे और वहाँ उस दिन उनका शायद मूड ख़राब था, पता नहीं किससे झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। हालांकि अभी उनकी उम्र सिर्फ 35-36 साल है, 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं और उनको ये मणिपुर कैडर उधर का मिला था। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले, वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़ाई लिखाई की और सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस अफसर बने। तो 35-36 साल उम्र और 2013 बैच, मतलब अभी 8वां ही साल है उनको आईएएस बने हुए। इससे पहले वो त्रिपुरा में ही त्रिपुरा नगर निगम के भी डायरेक्टर रहे और उसके बाद डीएम बनाए गए। तो वो रात को पहुंचते हैं और उसके बाद अचानक वहाँ तमाम मेहमान थे। हालांकि वीडियो में भी साहब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
जब ये पहुंचे तब दुल्हन का फोटो सेशन चल रहा था और दूल्हा भी वहीं मंडप के आसपास था। पंडित जी भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि लगन का टाइम 11:30 बजे का था। अब डीएम साहब अंदर घुसते हैं और उसके बाद ऐसा लगा कि ये कोई शादी घर में नहीं आए, जैसे किसी बार में छापा मार रहे हों, किसी दारू की दुकान में जाके छापा मार रहे हों या किसी रेड लाइट एरिया में जाके छापा मार रहे हों। लगा ही नहीं कि इतनी पाक पवित्र जगह जहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो रही है जो ज़िंदगी में हर एक के साथ एक ही बार होता है। और ये शादी का दिन न सिर्फ लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन के लिए, बल्कि उनके पूरे परिवार, माँ बाप, रिश्तेदारों के लिए एक ऐसा मौका होता है जिसे वो पूरी उम्र याद रखते हैं और बड़े सपनों से, बड़ी उम्मीदों से ये दिन आता है। और कहते ये भी हैं कि दूल्हा और दुल्हन के लिए ये दिन सबसे यादगार होता है। हर कोई उन्हें मुबारकबाद देता है, ज़िंदगी में एक बार दूल्हा बनने का मौका मिलता है, दुल्हन बनने का मौका मिलता है। और ऐसे पाक मौके पर ये डीएम साहब वहाँ पहुँचकर जिस तरीके से मेहमानों के साथ सलूक करते हैं वो बड़ा चौंकाने वाला था। जो भी इनसे बात करे या बहस करे, पहली लाइन ये आती थी कि इसको भी अरेस्ट करो, अरेस्ट हिम। ऐसे उस वीडियो में नामालूम कितनी बार कितने लोगों ने, जिसने भी अगर जिरह करने की कोशिश की सिर्फ या सफाई देने की कोशिश की, तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बहस कर रहे हो, तुम हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, अरेस्ट हिम। और पुलिस वाले को भी लताड़ रहे हैं कि तुमको भी देख लेंगे, तुम लोगों को। एक जगह पर तो ये भी कहते हैं कि पुलिसिंग क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ, जब वो गाड़ी और बाइक को उठाने की बात हो रही थी। अब यहाँ तक सब ठीक था। जो तस्वीर का चोटती है मन को, जो बुरा लगता है वो ये थी कि अचानक फ्रेम में एक पंडित जी आते हैं और वो पंडित वही थे जो लगन के हिसाब से 11:30 बजे दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे करवा के बाकी की रस्में उनको निभानी थी। अब पंडित एक हमारे समाज में एक इज्जतदार हस्ती होती है और ऐसे मौके पे तो ख़ास तौर पर पंडित जी की बड़ी पूछ भी होती है। लेकिन डीएम साहब पंडित जी को एक तरह से धक्का देते हैं और मारते हैं, हाथ उठाते हैं। अब एक पंडित जो अभी सभी की नज़रों में केंद्र बिंदु में है कि अभी यही पंडित है जो इन 2 अलग अलग लोगों को एक साथ अभी पति पत्नी घोषित कराएगा सारी रस्मों को निभाते हुए। और उस पंडित को उसी महफिल में उन्हीं लोगों के बीच में एक अफसर का इस तरीके से मारना, हाथ उठाना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। पंडित के बाद अब डीएम साहब बाकी एक एक करके उठाते हैं, इसको उठाओ, इसको ले जाओ, इसको बाहर करो। उसके बाद अंदर घुसते हैं। अब जहाँ पे दुल्हन का शायद कैमरामैन भी था, फोटोग्राफर भी था, वो सेशन चल रहा है फोटो का, दूल्हा लेफ्ट साइड में है। अब अचानक दूल्हा चेहरे पे रुमाल बांधे हुआ है, पगड़ी है सर पे, दूल्हे के पूरे लिबास में है और डीएम साहब उसको पीछे से गर्दन की तरफ से ऐसे पकड़ के और धक्का दे के बाहर करते हैं। जो शादी का, जो उस फंक्शन का, जो उस दिन का मतलब मेन शख्स है, दूल्हा है जिसकी शादी होने जा रही है, ऐन शादी के दिन एक दूल्हे के साथ इस तरह का बर्ताव, क्या वो दूल्हा कभी जिंदगी भर भूलेगा इस पल को? कभी नहीं। दुल्हन के साथ फिर जिस तरीके से बता, निकालो इन सबको। उसके बाद इनकी बहन दूल्हे की और माँ, बाकी लोग आते हैं। कोई अगर एक भैया बोले तो उस पर भी डांटना कि भैया मत बोलो आप मुझे। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोलना। एक और शख्स हैं जो थोड़ी बहस करते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, हम अपने पूरे गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे हैं। तो वो उनको भी सिंपल सा कि ये बहस कर रहा है, इसको भी अरेस्ट करो। इस तरीके से पूरा जो उन्होंने तांडव मचाया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, ये सच है कि हिंदुस्तान में कोरोना के हालात ठीक नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव अगर आप करें, या तो ये है कि वहाँ पे हज़ारों की भीड़ थी, समझ में आता है। लोग कायदे से जो 50 थे, अगर पूरी तस्वीर आप देखें तो 50 के इर्द गिर्द ही वहाँ पे लोग नज़र आएंगे, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कानून तोड़ा फिर भी है, ठीक है। अगर आपका नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बाद है तो एक आप उनके साथ तमीज़ से बात कर सकते थे कि आप लोग यहाँ से निकलिए, इसको खाली कीजिए, 5 मिनट का वक्त देते हैं, ये जगह खाली होनी चाहिए क्योंकि कर्फ्यू है और ये इलीगल है, कानून के ख़िलाफ़ है, और जो 5 मिनट में खाली नहीं करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। यहाँ तक के जो पुलिस वाले बदनाम है वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो सीधे कि एक एक को बाहर ना मारना, धक्के मारना, हाथ उठाना, बहस करना और सबको गिरफ्तारी की धमकी देना और सबको ये बताना कि मैं बार मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरा पावर ये है, मैं इस सेक्शन के तहत इनको अंदर कर रहा हूँ। अब उस पूरे वीडियो में एक चीज़ और है, कुछ रिपोर्टर भी हैं। डीएम साहब शायद हीरो बनने के लिए भी उनको अपने साथ ले गए थे। मोबाइल तो कहीं रिकॉर्ड कर ही रहा था और ये रिकॉर्डिंग की वजह से ही सारा भेद खुला, शायद उनको उल्टा पड़ गया।
क्योंकि रिपोर्टर था वो, इसकी वजह ये है कि जब वो सब हो रहा है तब एक पूछता है कि टोटल कितने लोग हैं, तब वो एक पुलिस वाले को हड़काते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गिनती करके आओ, और उसके साथ उस पुलिस वाले के साथ भी बड़ी अजीब बर्ताव करते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें शायद हीरो बनने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उल्टा उनके गले पड़ गया। इस मामले में 31 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 19 महिलाएं थी, 19 वुमेन्स थी। अब इनका क्या कसूर था? ठीक है, अगर इन्होंने कर्फ्यू और इन चीज़ों का उल्लंघन किया था तो इसको बहुत आसानी से अच्छे बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते थे, क्योंकि माहौल को देख के ही ये जो कानून और पुलिस ये सब लोग किसके लिए हैं? समाज के लिए है। तो एक शादी की जगह है, एक दूल्हा दुल्हन के लिए एक मतलब मेमोरेबल डे है, उनके रिश्तेदारों के लिए एक यादगार दिन है, तो उसको बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने पंडित को मारा, आपने दूल्हे के पीछे से धक्का दिया, आपने महिलाओं के साथ सही तरीके से बात नहीं की, दुल्हन को जिस तरीके से वहाँ से निकाला, और जो लोग आपसे थोड़ी सी भी जिन्होंने कोशिश की हिम्मत करके बात करने की, आपने उनको अरेस्ट करने की धमकी दी और अरेस्ट किया। कुल 31 लोगों को थाने ले जाया गया, जिसमें 19 महिलाएं थी। रात करीब 1 बजे लोकल पुलिस ने फिर मजिस्ट्रेट को समझाया, शैलेश कुमार यादव को, सर ये बड़ा दूसरे तरह का मामला, इमोशनल मामला, और इस तरह करेंगे बात बढ़ सकती है। शायद 1 बजे रात को डीएम को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी, और 1 बजे के बाद पुलिस वालों की सिफारिश पर उन लोगों को घर जाने की इजाज़त दी गई। फिर ये लोग घर पहुंचते हैं, और रात 1 बजे के बाद जो रस्म, जो लगन का टाइम था मुहूर्त का 11:30 बजे, तब वो पूरा होता है। तो कायदे से जो शादी जाहिर से होता है, महीनों पहले इन्होंने प्लान किया होगा, तारीख निकली होगी, मुहूर्त देख के निकली, लगन देख के निकली, लेकिन इन सारी चीज़ों में और इस डीएम शैलेश कुमार यादव की इस हरकत की वजह से वो शुभ मुहूर्त, जो लगन का टाइम था 11:30, वो भी निकल गया। रात 1 बजे के बाद दूल्हा, उनके जितने रिश्तेदार थे, जो लोग बाकी जो पुलिस स्टेशन में चले गए थे, जिनको पकड़ के रखा था 2 घंटा, वो फिर घर पहुंचते हैं, और उसके बाद वही पंडित जी जिनको धक्का मारा गया, जिनको डीएम ने हाथ उठाया, वो बाकी की रस्म पूरी करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है, पहली चीज़, इसकी परमिशन इस शादी की इसी डीएम शैलेश कुमार यादव से परिवार वालों ने मांगा, रिटर्न में एप्लीकेशन दिया, सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसमें बाकायदा न सिर्फ शादी घर का एड्रेस था, कितने लोग आएंगे, बैंड बाजा कहाँ से आएगा, ये इसका जिक्र था, और लगन कितने बजे है ये भी उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, रात 11:30 बजे। तो क्या ये बिना एप्लीकेशन अपने फॉर्मेलिटी के लिए आप मंगाते हैं कि किसी की भी शादी आ जाओ, बस साइन करके ठप्पा लगा के आप दे दो और जाओ काम करो? अगर डीएम ऑफिस में इसको बारीकी से पढ़ा होता तो उसी वक्त उनको वो इन्फॉर्म कर सकते थे कि ये 11:30 जो आपने लिखा है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू, 10 बजे से पहले तो आपको शादी के सारे कार्यक्रम को ख़त्म करना है, इसके बाद आपको जो करना है अपने घर जाकर कीजिए। लेकिन 11:30 लगन लिखा हुआ, उसके बावजूद अप्रूवल मिला, और फिर उस हिसाब से ये लोग, जब इन्हें लगा कि यार डीएम ने तो अप्रूव कर दिया तो फिर ठीक है, जो जितने लोगों की इजाज़त थी उतने ही लोग हैं, 11:30 बजे ये लगन ख़त्म हो जाए और हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा किया नहीं। इसके बाद डीएम साहब खुद धमक पड़े। अब एक परिवार, एक शादी के दौरान इस तरह की हरकत, इसकी वजह से पूरे परिवार का मनोबल टूटा हुआ है, उन्हें बड़ा फील हो रहा है, उन्हें बेइज्जती भी फील हो रही है कि उनके मेहमानों के सामने क्या हालत हो गई। दूल्हा दुल्हन को भी लग रहा है यार, जो उनका यादगार दिन था उस दिन पुलिस और डीएम ने ऐसा उनके साथ बर्ताव किया। इसके बाद उनके भाई सामने आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और लिखा कि किस तरीके से एक मानसिक तनाव दे गया ये डीएम। फिर ये मुद्दा उठा, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही कई एमपी और विधायक ने भी डीएम की इस हरकत को गलत बताया और फिर पीछे पड़े कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। मैं इन चीज़ों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं और नेता क्या कहते हैं उससे भी नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक अफसर, एक पुलिस अफसर, एक आईएएस अफसर, जब इनकी ट्रेनिंग होती है, आप जब यूपीएससी क्लियर करते हैं, जब आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, तो आपकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक आईएएस हो या आईपीएस हो, एक डीएम हो या एसएसपी हो, आपको पब्लिक से डील करना होता है। तो पब्लिक से क्या क्या कैसे डील करेंगे, ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसमें बताया जाता है आपको। तो शैलेश कुमार यादव को भी इस ट्रेनिंग का ऐसे गुजरना पड़ा होगा, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली होगी। लेकिन ऐसे मौके पे, एक शादी के मौके पे जिस तरीके का बर्ताव है, जाहिर सी बात है कि शायद उस ट्रेनिंग को उन्होंने याद ही नहीं रखा। त्रिपुरा सरकार के ऊपर दबाव आया और उसी दबाव के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस पूरी घटना की जांच करके और हमें रिपोर्ट दी जाए।
2 मेंबर कमेटी इसके लिए बिठाई गई है और वो कमेटी अब इस मामले की जांच कर रही है और उस जांच के बाद तय होगा कि डीएम का क्या करना है। इस दौरान में जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए, सोनू निगम ने भी इस पे बहुत ज़बरदस्त डीएम के ख़िलाफ़ बोला और भी लोग तमाम बोल रहे हैं। तो डीएम साहब को भी शायद एहसास हुआ और इसीलिए ट्यूसडे को, इस घटना के अगले ही दिन, उन्होंने वहाँ के एक लोकल न्यूज़ चैनल से बात की, बाकी किसी से बात नहीं कर रहे, और उससे कहा कि उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन कराना था, कोविड जैसे चीज़ों से लोगों को बचाना था, लेकिन उनका मंशा किसी को बेइज्जत करना या वो नहीं करना था, और अगर हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मंगलवार को आया। कायदे से अगर इतनी ही उनको लगा कि हाँ वो गलत कर गए, एक शादी के दिन एक बच्चा, दूल्हा और दुल्हन और उसके परिवार के साथ उन्होंने गलत बर्ताव किया, तो किसी रिपोर्टर और टीवी पे बैठ के उनको माफ़ी मांगने की बजाय उस परिवार के पास जाना चाहिए, उनको उस दूल्हा दुल्हन के पास जाना चाहिए, उनको उस पंडित के पास जाना चाहिए, दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ उस रात का मेरा बर्ताव गलत था, ये दिन गलत चुना था, तरीका और भी हो सकता था इस चीज़ को सही तरीके से हैंडल करने का। तो ऐसे कुछ नहीं कि आपने, एक रिपोर्टर आया और आपने कैमरे पे बोल दिया कि अगर ठेस पहुंचा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो कृपाल जी आए थे, उन्होंने मुझे असल में कुछ दिखा रहे थे डीएम के ही बारे में। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे कृपाल जी। एक ये है कि डीएम सस्पेंड हो गए, लेकिन जो अभी त्रिपुरा की सरकार है वो ये बता रही है कि हमने 2 मेंबर कमेटी बनाई है और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद हम एक्शन लेंगे जो भी होगा। तो सस्पेंड वाली बात चल रही है सोशल मीडिया पर भी, लेकिन जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक डीएम पे क्या गाज गिरेगी ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि जो वहाँ की भावनाएं हैं लोगों की और जिस तरह का सोशल मीडिया पे गुस्सा है, उससे डीएम साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि एक तरफ इस कहानी का पार्ट ये है कि ठीक है, कोविड के लिए आपको सख्ती और ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी, लेकिन मौका और जगह भी देखना चाहिए था। अगर ऐसे ही है तो एक सोशल मीडिया पे और चल रहा है कि अगर यही शैलेश कुमार यादव बंगाल में किसी जगह के डीएम होते और कोविड के दौरान में नरेंद्र मोदी जी की एक रैली हो रही थी और एक ममता बनर्जी की रैली हो रही थी और ये पहुंच जाते कि ये क्या है, इतनी भीड़ क्यों है, कोरोना बढ़ेगा, तो फिर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि अचानक फिर अमित शाह को आना पड़ता और अमित शाह और डीएम में अब बहस हो रही होती कि आप ये क्या कर रहे हैं, इनको करने दीजिए, इनको करने दीजिए। तो ये एक तरह का जोक चल रहा था कि अगर ये बंगाल चुनाव में होते तो ये डीएम साहब क्या करते। तो खैर वो जोक है, लेकिन ये हकीकत है। और जिस तरीके का जो बर्ताव एक शादी के मंडप में, एक शादी की जगह पर किया है, यह वाकई किसी से भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आज कहानी में इतना ही। अब कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।